अस्र, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वल अस्र, अस्र की कसम, इन्नल इंसान लफी खुस्र, के इंसान नुकसान में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल करते रहे और आपस में हक बात की तलकीन और सब्र की ताकीद करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? आप कैसे हैं? शाहिद पाशा आपके साथ हाजिर। जैसा कि आपसे वादा किया था
एक प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं, नक्कारे खुदा। ज़बान खल्क को नक्कारे खुदा समझो, बुरा हमारा थे। एमक्यूएम के कारकुनान और एमक्यूएम से मुतालिक लोगों की वो बातें मंजर आम पे लाएंगे, जिसकी वजह से एक फिक्र और फलसफे की बुनियाद कैसे जवाल पजीर हुई और इसके क्या सद्देबाब थे और उसके क्या असबाब थे और उसका क्या सद्देबाब हो सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। वक्तन फ़वक्तन हम यहाँ पर मुख्तलिफ जो एमक्यूएम से मुतालिक लोग हैं उन लोगों को राब्ते में लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ और ये एमक्यूएम तबाह और बर्बाद कैसे हुई। तो इस सूरत हाल में जो है तमाम चीज़ों को मिल करके हम देखेंगे। मैंने तमाम बातें बताई, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि आपकी कोई जाती झगड़ा है, कोई जाती मसले मसाइल हैं। वल्लाह आलम किस किस्म की लोग बातें करते हैं, यानी कि मेरी समझ से बाहर है। मुझे बहुत अफसोस होता है इस बात पर कि मतलब लोग जो है वो ये कहते हैं कि मतलब मेरा कोई जाती झगड़ा है। बहरहाल अफसोस होता है, क्या कर सकते हैं जनाब, चल रही ये चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और उन चीज़ों को हल करना है। एमक्यूएम को सिर्फ एक नहीं करना है, एमक्यूएम को नेक भी करना है। असल जो पॉइंट है वो मेरा ये है, तो इस पर मैं वर्किंग कर रहा हूँ और मेरे जो सब साथी हैं, करीबी जो दोस्त हैं, वो तमाम चीज़ों को जानते हैं, समझते हैं। जो मेरे करीबी लोग हैं वो मुझे जानते हैं, जो दूर से हैं वो नहीं जानते, वो सिर्फ बातें करते हैं। वो ये कहते हैं कि जी आपका कोई जाती झगड़ा है, वो ये कहते हैं कि जी आपका कोई मसला है, मगर वो ये नहीं देखते जो लोग वहाँ बैठे हैं कि मेरा सिर्फ एक झगड़ा है कि गरीबों की जिद्दोजहद करते करते एमक्यूएम के ये रहनुमा इस कदर अमीर कैसे हो गए। सिर्फ एक ये झगड़ा है। अब इस पर बात करते हैं। मैं जितना बोल सकता हूँ मैंने बोला है, मैं जितनी चीज़ें बता सकता हूँ मैंने बताई हैं, क्योंकि मैं जब डिप्टी कन्वीनर बना और जो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी तो वो सब चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद थी। अच्छा साथियों, अब आज मैंने ये पहला प्रोग्राम शुरू किया, तो अब मैं उन लोगों को ऑन बोर्ड लूंगा कि जो कुछ बोल नहीं सके, इन मामलात में चुप रहे, खामोश रहे बावजह, कुछ मसलियतन, कुछ नाराजगी, कुछ उन्होंने कहा कि कुछ होने वाला नहीं है और कुछ खामोश होकर घर बैठ गए। इन तमाम चीज़ों में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो शख्सियत थी जिनको मुझे लाइव लेना था वो थे जनाब कमाल मलिक साहब। कमाल मलिक भाई जो हैं वो साबिका एमएनए रहे। मोहम्मद कमाल मलिक भाई साबिका टाउन नाजिम रहे। मोहम्मद कमाल मलिक भाई बहुत कारकुनान तक के, वो उन तमाम सिलसिलों में एमक्यूएम के साथ ऑन बोर्ड रहे, जिम्मेदार रहे कई सालों से। एक उनकी जिंदगी के 35-36 साल एमक्यूएम की जिद्दोजहद में गुजर गए। तो बहरहाल वो अब हमारे साथ थोड़ी देर में लाइन पर होंगे, तो वो आपको खुद बताएंगे। वो फिर राब्ता कमेटी के मेंबर बने, मेरे साथ ही बने जिस दिन मैं 8 अगस्त 2015 उसी दिन राब्ता कमेटी बने मोहम्मद कमाल मलिक भाई। अब उनको जबरी तौर पर राब्ता कमेटी से जबरी तौर पर निकाला गया। जबरी तौर पर मैं इसलिए कहता हूं कि राब्ता कमेटी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान का आइन ये कहता है, पाकिस्तान का कानून ये कहता है, इंट्रा 17 ये कहता है, पार्टी ऑर्डर 2002 ये कहता है कि पार्टियों के अंदर जमहूरियत को फरोग देने के लिए, पार्टियों के अंदर जिम्मेदारियों की, ओहदों की बांट के लिए पार्टी में इलेक्शन होने चाहिए जमहूरी अंदाज में। जमहूरी अंदाज में पार्टी के लोग मुंतखब होने चाहिए ताकि वो लोग पार्टी में आए और पार्टी में आने के बाद वो अपने कारकुनान की बातों से, लोगों के वोट से कारकुनान की मुंतखब होए
मैं आपको बताता हूँ, ये कमाल मलिक भाई को जरा मैं लाइन पे ले रहा हूँ। कमाल भाई का थोड़ा सा टेक्निकल मसला आ रहा है, उनके फोन अभी कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा था, देखिए साथियों, इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुंतखब होके आने वाले लोग एक अथॉरिटी रखते हैं, कारकुनान की मर्जी से मुंतखब होते हैं और मुंतखब होने के बाद वो पार्टी को रन करते हैं। लेकिन उनमें से कोई भी शख्स इतना बड़ा नहीं होता कि वो किसी दूसरे शख्स को पार्टी की टॉप जो लीडरशिप है या टॉप हिरारकी है या टॉप मरकजी कमेटी से निकाल सके। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2/3 मेजोरिटी से भी नहीं है, 100% मेजोरिटी भी ये नहीं कर सकती, कोई नहीं कर सकता। एक केस चला था, पीटीआई के एक रुकन थे, जनरल सेक्रेटरी अकबर एस बाबर साहब, वो जनरल सेक्रेटरी थे। उन्होंने पीटीआई के अंदर फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से बातचीत की और वो फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई के खिलाफ नज्म ज़ब्त की कार्रवाई करते हुए पीटीआई ने उनको पार्टी की बुनियादी रुकनीत से खारिज कर दिया और उनकी जो बॉडी थी जनरल सेक्रेटरी से हटा दिया। उन्होंने कोर्ट में ये केस किया कि मुझे तो कोई हटा नहीं सकता। 4 साल तक वो केस चला, हद तक के नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो गए। अच्छा, अब नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने तक आप सस्पेंड कर सकते, वो भी एलिगेशन ऐसे लगाएं कि जो बहुत ही टॉप लेवल के हों। अगर एलिगेशन आप नहीं लगा सकते तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। आप उनको नहीं हटा सकते, सस्पेंड भी नहीं कर सकते। अच्छा, अब बात सारी इतनी सी है कि राब्ता कमेटी में चंद लोग कौन हो सकते हैं कि जो अपनी मर्जी से इंट्रा पार्टी इलेक्शन से जीत के आने वालों को हटा सकें। ये गुंडागर्दी है। ये जो लोग कर रहे हैं उनको इसका हिसाब देना पड़ेगा। मैं कमाल मलिक भाई को इसलिए लाइन देना चाह रहा हूं कि कमाल मलिक भाई जो हैं उनको जबरी तौर पे पार्टी के अंदर बातचीत करने पर, पार्टी के अंदर एहतसाब करने पर, पार्टी के अंदर पूछने पर, चीजों के खिलाफ बात करने पर हटा दिया गया। गलत हुआ, लेकिन लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, लीगल हर तरीके से वो आज भी राब्ता कमेटी के मेंबर हैं। उनको सस्पेंड भी अगर किया गया तो गलत किया, खारिज करना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो साथियों, बात यह है इतनी सी कि मैं जब तक कमाल मलिक भाई लाइन पे नहीं आते, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो वो कर दूं, आपके लिए लिंक शेयर करा दूं, ताकि फिर कोई सवाल जवाब का भी हम सेशन जब तक शुरू कर सकें। मलिक भाई को देखते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम क्या आ रही है, अब बात करते हैं, देखते हैं क्या मसला आ रहा है उनके साथ। तो मैंने लिंक डाला है यहाँ पर, मैं कमेंट में भी डाल देता हूँ लिंक। साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं तो मैं पेस्ट कर देता हूँ लिंक यहाँ पर भी, और जो साथी जो है इस लिंक पर आना आपको कमेंट्स में लिंक नजर आ रहा होगा। अगर पर भी आप इसमें मुझे कॉल कर सकते हैं साथी। और कमाल मलिक भाई अगर ये देख रहे हैं तो वो अगर वैसे लिंक पे नहीं जा पा रहे तो ये कमेंट के अंदर जो लिंक आ रहा है, जो इस वक्त मेरे स्क्रीन पे लिंक चल रहा है, उस स्क्रीन के लिंक को कॉपी करके और वो ऑनलाइन आ सकते हैं, ताकि फिर उनसे गुफ्तगू का आगाज किया जाए। अच्छा साथियों, मैं अपनी गुफ्तगू को जारी रखता हूँ। मैं खुद डिप्टी कन्वीनर एक इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए मुंतखब होके आया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के जरिए 31 अक्टूबर 2016 को 35 रुकनी राब्ता कमेटी मुंतखब हुई। 35 रुकनी जो राब्ता कमेटी मुंतखब हुई वो फाइनल होती है, हतमी होती है। हजारों कारकुनान आके अपना वोट डालते हैं, तब जाके वो राब्ता कमेटी मुंतखब होती है। अच्छा, इसमें फिर किसी भी पार्टी के किसी भी फोरम को यह इख्तियार नहीं हासिल होता है कि वो इलेक्टेड बॉडी जो है वो इनको किसी तरीके से भी सस्पेंड कर दे, खारिज कर दे,
फारिग कर दें। ये पॉसिबल नहीं है, लिटरली ये पॉसिबल नहीं है, आईनी तौर पे, लीगली, कानूनी, कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉसिबल नहीं है। ये बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। मुझे भी इन्होंने आमिर खान ने खड़े होकर राब्ता कमेटी की मीटिंग हुई 3 फरवरी को, बोला कि अचानक मैं तो 1 महीने की लापता रहा, 1 महीने का मैं लापता गुमशुदगी काट के वापस आया हूं। मैं तो अभी राब्ता कमेटी मैंने ज्वाइन भी नहीं की थी, वो तो सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे, तो मुझे फारूक भाई ने बोला आप आइएगा, वोटिंग होगी। मैं आया, सेनेट के इलेक्शन हुए, उसका रिजल्ट वगैरह बना, जो भी बना। उसके बाद अचानक आमिर खान खड़े होकर ये कहते हैं कि तमाम राब्ता कमेटी वाले सुन ले कि शाहिद पाशा भाई जो हैं वो अब राब्ता कमेटी के डिप्टी कन्वीनर नहीं रहे। भाई व्हाट इज दिस नॉनसेंस, हु द हेल आर यू आमिर खान कि तुम खड़े होके बोल दो। मुझे गुस्सा तो बहुत आया, मैं उठने लगा तो फारूक भाई ने मुझसे कहा आप बैठ जाएं और अभी आप जो अपनी जो छुट्टियां हैं या जो आराम कर रहे हैं, जब आराम से आप निकल आए, थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, जब आप रेस्ट से निकल आए तो जब आप रेगुलर हो जाएंगे तो फिर हम आपको जो है दोबारा डिप्टी कन्वीनर के ओहदे पे बहाल कर देंगे। हालांकि ये भी गैर कानूनी था, लेकिन चूंकि फारूक भाई को मैं मानता हूं एक साफ सुथरे सच्चे आदमी, लेकिन फारूक भाई की बात को मैंने ऑनर करते हुए फारूक भाई की बात मानी कि चलो देखते क्या करते हैं। अब एक तरीकाकार है कन्वीनर और डिप्टी कन्वीनर को रिमूव करने का, वो ये है कि पार्टी का जो इजलास होगा उस इजलास की कम अज कम भी मुद्दत अनाउंस करने की एजेंडे को 6 घंटे है कि अगर आप अर्जेंट इजलास भी बुलाना है तो 6 घंटे के नोटिस पे आप बुलाएंगे राब्ता कमेटी की मीटिंग। उसमें आप एजेंडा देंगे कि इस मीटिंग में हम करारदाद पेश करेंगे जिसमें हम कन्वीनर या डिप्टी कन्वीनर का चुनाव करेंगे या कन्वीनर या डिप्टी कन्वीनर को रिमूव करेंगे, वट एवर। वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा पढ़ लें आप, रिमूव का वर्ड ही नहीं है। हाउ टू रिमूव कन्वीनर, डिप्टी कन्वीनर, सीनियर डिप्टी कन्वीनर, ये है ही नहीं वर्ड। हाँ, ये है हाउ टू इलेक्ट कन्वीनर एंड डिप्टी कन्वीनर। डेफिनेटली जब एक कन्वीनर को आप इलेक्ट कर लेंगे नया, तो ऑटोमेटिकली पुराना कन्वीनर नल एंड वाइड हो जाएगा। ये बात तो अपनी जगह मौजूद है साथियों। तो राब्ता कमेटी का मेरे बारे में तो कोई करारदाद पास नहीं हुई, आज तक नहीं हुई तो ये मंजर आम पे ले आए। और इलेक्शन कमीशन में जमा कराना जरूरी होता है, अगर जमा कराइए तो उसकी डेट बता दें। कोई मेरे डिप्टी कन्वीनरशिप से हटाने की करारदाद, ना फ्रॉड करारदाद हुई है, ना इलेक्शन कमीशन में जमा हुई है। इसीलिए मैं अपने आप को डिप्टी कन्वीनर ही मानता हूं और लीगली मैं डिप्टी कन्वीनर ही हूं। ठीक है साथियों। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या है कि फारूक भाई के साथ इन्होंने क्या किया। फारूक भाई को इन्होंने ये किया कि जब हम 11 फरवरी का इजलास बुला रहे थे, आर्टिकल 6J के मुताबिक हमने जनरल असेंबली कॉल की। जनरल असेंबली के मुताबिक हम फारूक भाई को ऑन बोर्ड ले रहे थे कि जनरल असेंबली ये मुतालबा करेगी कि राब्ता कमेटी को तहलील किया जाए, नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया जाए, जो कि हुआ। लेकिन उससे 1 मिनट पहले फैसल सफदारी और आमिर खान ये कहते हैं कि फारूक सत्तार राब्ता कमेटी को तहलील कर देते, फिर कुछ नहीं बचता हमारे हाथ में, लिहाजा हमने फारूक सत्तार को कन्वीनरशिप से हटा दिया। अगेन स्टूपिडिटी का इन्होंने मुजाहरा किया। भाई 6 घंटे का नोटिस देकर राब्ता कमेटी का इजलास बुलाना पड़ता है जिसमें आप फैसले करेंगे, करारदाद पास करेंगे। आपको क्या जल्दी थी? आप 6 घंटे का इजलास बुलाते, फिर बुला के करारदाद पास करते और फारूक सत्तार भाई के 11 फरवरी के 6 बजे के फैसले को नल एंड वाइड करार दे देते अपनी करारदाद में। मगर क्या है कि आप कहते हैं जी राब्ता कमेटी तहलील हो जाती तो बचता कुछ भी नहीं। तो हो जाती ना भाई जनरल असेंबली। आप 8 लोग ज्यादा अहम है या हजारों कारकुनान की जनरल असेंबली या ज्यादा अहम है? किसी के बाप की जागीर थोड़ी है एमक्यूएम तो कारकुनान की है। तो कारकुनान फैसला कर रहे थे तो आपको क्या प्रॉब्लम थी? अब एक प्रॉब्लम ये आई। दूसरी प्रॉब्लम ये आई कि जब इन्होंने इजलास बुला लिया और इजलास हो गया, मीटिंग का, सेनेट की नशिस्तों पर बात हो गई, जो कुछ भी हुई, उसके बाद इन्होंने आके टीवी पे ऐलान कर दिया जी हमने फारूक सत्तार भाई को राब्ता कमेटी की कन्वीनरशिप से हटा दिया। बाद में ये कुड़मगज लोग बैठे, उन्होंने सोचा भी इसको करें कैसे। इन्होंने क्या किया, एक करारदाद लिखी कंवर नबी साहब के लेटर हेड पर। बाद में उस पर जो है वो जाहिर बात है राब्ता कमेटी के तो कोई मेंबर साइन करने के लिए तैयार नहीं था। राब्ता कमेटी के तो सिवाय 8-10 मेंबरान जो इनके साथ है उनके अलावा कोई भी फारूक भाई को रिमूव करने के लिए तैयार नहीं था।
मगर चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक करारदाद 2/3 मेजोरिटी के साथ पेश करनी थी, तो आपने क्या किया, बेवकूफी दिखाई कि जो अटेंडेंस शीट उस पर लिखा हुआ भी है हाजिरी शीट, वो आज भी मौजूद है, आज भी इलेक्शन कमीशन में वो लगी हुई है, उस पर आज भी लिखा हुआ है मीटिंग की हाजिरी शीट सेनेट इशू। वो हाजिरी शीट लगा दी कि ये करारदाद के वोटर हैं। आगे चल के मैं आपको चीजें दिखाऊंगा, मैंने नेट पे डाली हुई है, करारदाद कैसे पास होती है, करारदाद की वोटिंग कैसे होती है, करारदाद में अगर मुखालफत में भी वोट आता है, करारदाद में हिमायत में भी वोट आता है, करारदाद में नोट भी लिखते हैं लोग। राब्ता कमेटी के काबिज टोले, ये सोचो तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। उन लोगों से सवाल है जो ये कहते हैं हम परचम के साथ हैं, उन लोगों से सवाल है जो कहते हैं हम मरकज के साथ हैं, उन लोगों से सवाल है जो हम कहते हैं पतंग के साथ हैं। भाई क्या आप फ्रॉड के साथ भी हैं? एमक्यू का सत्यानाश हो गया, लोग परेशान है, पता है आप लोगों को। लोग अभी भी देखें, ये आया वो कहते हैं शायद भाई एक हो जाए। मेरे भाई अहद खान भाई, आपसे सवाल है, वीडियो कॉल करें ना आप, मैं अभी वीडियो कॉल लेता हूं, जब तक कमाल मलिक भाई नहीं आ रहे लाइन पर, वीडियो कॉल लेता हूं मैं। आए साथी आए, मैंने लिंक डाला हुआ है कमेंट के अंदर, कमेंट में ऊपर जाके देखिए मेरा लिंक पड़ा हुआ है भाई, कमेंट के अंदर मेरा लिंक है, कमेंट में जाए, लिंक पे क्लिक करें और वीडियो कॉल्स में आए। मैं अभी ले रहा हूँ वीडियो कॉल्स। वजह यह है कमाल मलिक भाई का जो है वो नहीं हो रहा, कनेक्ट नहीं हो रहा, तो मुझे प्रॉब्लम समझ में नहीं आ रही क्या है। मैं देखता हूँ अभी व्हाट्सएप पे क्या कहते हैं कमाल भाई, 1 मिनट आप मुझे दीजिएगा। क्या प्रॉब्लम है? रेडियो पे बैठो। अच्छा, कमाल मलिक भाई से अभी मेरी बात हुई है, वो रेडी है, वो कह रहे हैं टेक्निकल प्रॉब्लम थी, तो वो कह रहे थे मैं अभी लिंक पर आता हूँ, लिंक पर वो क्लिक करते हैं। नहीं, ये भी ऑन नहीं हो रहा, वही आ रहा है, वही जो पे लिखा हुआ आ रहा है ना, बट जी। अच्छा साथियों, कमाल भाई लिंक अप होते हैं तो फिर कमाल भाई से मैं चाह रहा था कि ज़्यादा गुफ्तगू हो जाए, बताएं कि वो उनको राब्ता कमेटी से क्यों निकाला गया, उन्होंने ऐसी क्या बात की जो राब्ता कमेटी उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, पसंद नहीं कर रही थी, ऐसी क्या है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग उन्हीं से बात करें। कमेंट में कोई सवाल आया नहीं अभी तक, वरना कमेंट में किसी सवाल का जवाब देना चाहूंगा, कोई साथी सवाल करे तो मैं उनको जवाब दे दूंगा ऑनलाइन। मेरी जो बात है वो जारी रहेगी। मैंने ही आपको बताया है कि राब्ता कमेटी से जबरी तौर पर निकाले गए कमाल मलिक भाई, आज अगर नहीं लाइन अप हो सके तो अगले प्रोग्राम में मैं उनको लाइन अप करूंगा, ठीक है, और उनसे बात करेंगे ज़रूर। उनके यहाँ टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, वो बार बार मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं कि वो वहाँ पर वो लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पर मैसेज कुछ और आ रहा है, तो देखते हैं इसको सही करते हैं। उनके साथ वहाँ लोग हैं बैठे हुए, उनके साथ कर रहे हैं। अच्छा, इन द मीन टाइम जो साथी आना चाहते हैं वो ज़रूर आए और आके अपनी बात करें। अच्छा, एक साहब हैं, ये मैसेज डाल रहे हैं, इनका नाम है मोहम्मद तंजील। ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल के अलावा कोई चॉइस नहीं। तंजील भाई, मुस्तफ़ा कमाल साहब को अगर जीतना होता तो वो 2018 का इलेक्शन में उनको ओपन फील्ड मिली थी, वो जीत सकते थे तो जीत जाते।
वो नहीं जीत सकते, सॉरी। उनकी कोशिश अच्छी है, कोशिश करते रहे मजीद, इमरान खान की तरह 17 साल मिल जाए, जैसे इमरान खान को 2001 में एक सीट मिली थी 97 के बाद, फिर अब जाके उनको सीटें मिली। तो वो कोशिश करते रहे। बात सारी ये है मोहम्मद तंजील भाई, नाराज नहीं होइएगा मेरे भाई, 2008 से लेकर 2013 तक जो टीम राब्ता कमेटी पर फाइज थी, ओहदों पर फाइज थी, राब्ता कमेटी की जो टीम जिसका तोती बोलता था, उन लोगों में कौन लोग हैं, और 2013 में उनके करतूत और उनकी कारकर्दगी को देखकर पहली दफा एमक्यूएम का वोट बैंक 10 लाख वोट बैंक नीचे आया 2013 में। तो कौन लोग थे राब्ता कमेटी में, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे फिक्स होती है, इस पर सोचें, बात करें। कोई बात नहीं, कोशिश करते रहे। मैं कोई हार्ड लाइन नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, बहरहाल कोशिश करते रहे, हो सकता है आगे चल के कभी वो जीत जाएंगे। अच्छा, एक ये जावेद साहब है, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, फितनों के दौर में एमक्यूएम भी फितने का शिकार है, कौन सी एमक्यूएम बेहतर है आपके नजदीक? वी नीड पावर, सो विच एमक्यूएम एज मोर पावर? गुड, आपका सवाल बेहतरीन है। यही मेरा मकसद है कि जो लोगों को कंफ्यूजन है जिन चीजों का, जो लोगों को जिन चीजों का कंफ्यूजन है, कौन सी एमक्यूएम अच्छी है, कौन सी एमक्यूएम बेहतर है, ये मैं दोनों और भी साथी सुने। एक एमक्यूएम है जो करप्ट एमक्यूएम है। कैसे? हमारा उनसे ये सवाल हुआ, आप टूटी हुई चप्पलों और मोटरसाइकिलों पे आए, बंगले, डबल कैबिन गाड़ियां, फार्म हाउसेज, हॉस्पिटल्स, मीडिया हाउसेज, लैंड का कारोबार, बिल्डर बन गए बहुत बड़े, पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुल्कों में कारोबार। चंद लोग अपने इस कारोबार का हिसाब दें। कमाल मलिक भाई ने भी यही बात की, मैंने भी यही बात की, फारूक सत्तार भाई ने भी यही बात की। हिसाब दें एमक्यूएम के अंदर। एमक्यूएम का आइन 15E कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी कमेटी बननी चाहिए जिसमें हर आदमी, हर कारकुन आके, साहब है, उन्होंने बम प्रूफ गाड़ी खरीदी है, अभी लोगों को खाने को नहीं है, कारकुनान भूखे मर रहे हैं, तनख्वाहें नहीं हो रही, वाटर बोर्ड में, फायर ब्रिगेड में और केएमसी के जो इदारे हैं वहां बेचारे हमारे कारकुनान भूखे मर रहे हैं, और सीनियर डिप्टी कन्वीनर साहब बम प्रूफ गाड़ी खरीदते हैं, रेहान हाशमी साहब डबल कैबिन गाड़ी खरीदते हैं, नैयर रजा साहब डबल कैबिन गाड़ी खरीदते हैं। और भाई 1000 सीसी की गाड़ी में क्या तुम लोगों की तशरीफ जलती है क्या? गरीबों की तंजीम है ना भाई, गरीबों की गाड़ियों में आ जाओ ना। डबल कैबिन गाड़ियों में घूमना क्या भरमबाजी मारना जरूरी है? कोई छोटी गाड़ी खरीद लो यार, डबल कैबिन वीगो प्राडो गाड़ियां खरीद लो तुम लोग। चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन, क्या तनख्वाह होती है भाई आपकी? हमने ये सवाल पूछा वसीम अख्तर से, पैसे कहां जा रहे हैं भाई? वसीम अख्तर साहब नाराज। फारूक भाई ने पूछा, फारूक भाई से नाराज। फारूक भाई ने एक बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, मैं आप लोगों से शेयर करता हूं कि देखें 22 अगस्त लूटमार जिन्होंने की, जिन्होंने की, बदतखोरी जिन्होंने की, उसके जिम्मेदार फारूक भाई नहीं है, क्योंकि फारूक भाई तो गाए बगाए राब्ता कमेटी में ऑन एंड ऑफ आते रहे। एक दफा तो ऐसा भी हुआ कि पार्लियामेंट में भी उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन उन्होंने कहा कि अब 23 अगस्त के बाद मैं जिम्मेदार हूं। 23 अगस्त के बाद लोग मुझसे पूछेंगे कि भाईजान ये क्यों करप्शन हो रही है, तो मैं जवाब दे हूं। और इन्होंने उठा के फारूक भाई को कन्वीनरशिप से जबरी तौर पे हटा दिया। साथियों, जवाद भाई, जो साथी करप्शन से पाक हैं उनको देखें, गौर करें। नाम किसी का मैं नहीं ले रहा, आप खुद देखें, उनके साथ खड़े हो आकर। जो बड़ी बड़ी गाड़ी और बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़ी मालिक बन गए, और अभी ये बहुत सारे मेंबर है सीओसी के, इंचार्ज, पता नहीं कौन कौन है, नई नई उन्होंने गाड़ियां ली है। हम होंगे तो हिसाब पूछेंगे, और अगर गिल्टी निकले तो जो सजा होगी वो देंगे।
करप्शन में निकले, क्रिमिनल एक्टिविटीज में निकले तो एफआईआर कटेगी, क्रिमिनल केस बनेगा। करप्शन में निकले, इदारों के पास नाम देंगे, नैब में जाएगा, एफआईए में जाएगा, आपका नाम, आपको हिसाब देना पड़ेगा। कारकुनान इनको देखकर बिगड़ते हैं कि जब हमारे जिम्मेदारान बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं तो भाई हम भी फिर कुछ हाथ मारे और वो कारकुनान भी बिगड़ते हैं। यहां से कारकुनान बिगड़ना शुरू होते हैं। 2008 के बाद जब ये चाइना कटिंग और ये लूटमार हुई तो कारकुनान ने भी लूटमार और चाइना कटिंग की, पार्कों में कब्जे किए, राब्ता कमेटी ने, सिटी नाजिम ने, गवर्नमेंट जाने, इदारे जाने। लेकिन एक आदमी जो अपनी पेंशन की कमाई से प्लॉट खरीदता है कि बूढ़ा हो जाऊंगा तो वहां घर बनाऊंगा, वहां रहूंगा, उसके प्लॉट पे कब्जे क्यों किए? उस बेचारे की उम्र भर की कमाई, रिटायरमेंट की पेंशन की कमाई पे कब्जा क्यों किया? और जब वो गया अपने प्लॉट पे, एक नहीं कई केसेस हैं, तो कलाशनकोव बरदार ने उसको मार के भगा दिया कि यहां से भागो और एमपी अब्दुल्ला शेख के पास जाओ, ये अब हमारा प्लॉट है। उन्होंने मुझसे राब्ता किया कि भाई वो कह रहे हैं अब्दुल्ला शेख के पास जाओ, तो मैंने कहा अच्छा मैं बात करता हूं अब्दुल्ला शेख से। मैंने बात की, अब्दुल्ला शेख एमपी थे उस जमाने में, ऐसनाबाद की ये बात है। अब्दुल्ला शेख कहने लगे भाई आप हमार सिद्दीकी से बात करें। हमार सिद्दीकी से बात की, हमार सिद्दीकी कहा शायद भाई अब आप सेक्टर इंचार्ज नहीं है, अब आप इन मामलों में नहीं पड़े, अब आप आराम से घर बैठे यूनिट में जाके जो काम है वो करें। क्या करें बताएं आप मुझे, जवाद भाई आप बताएं क्या करें। मैं तो यूनिट में काम करता ना, क्या करता। लेकिन जब ये 2013 को ये तमाम राब्ता कमेटी फारिग हुई जो ये लूटमार कर रही थी, उनको जूते पड़े 90 पे, तब फिर मैं गया 90 और फिर मैंने जाके पूछा क्या होगा। उस वक्त आमिर खान साहब को जिम्मेदारी मिली। मैंने आमिर खान साहब से कहा, आमिर खान साहब कहने लगे अरे छोड़े अभी तो सही हुआ है, अभी तो लोग आए हैं। मैंने कहा अभी भी बहुत करप्ट लोगों को आप लेकर आए भाई, को अच्छे लोग ले आए। 2013 की बात है ये, 19 मई को जो है मैं ये उठापटक हुई थी, उसके बाद मैं गया था, उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर 2013 को 9 नवंबर को मुझे राब्ता कमेटी के कुछ मेंबरान ने, अच्छा उस वक्त फिर बीच में कुछ तोड़ हुई थी, फिर आमिर खान भी फारिग हो गए थे, जो लोग बचे थे तो आसिफ खानजादा आई थे, शाहिद लतीफ आई, ये लोग थे। इन्होंने फिर मुझे बुलाया और फिर मरकजी इलेक्शन सेल में मुझे आईटी का इंचार्ज बनाया। वहां से मैं राब्ता कमेटी की मरकजी कमेटी में आया 2013 9 नवंबर। फिर उसके बाद मुख्तलिफ चीजें चलती रही, फिर आमिर खान साहब आ गए, फिर उनको जिम्मेदारी मिल गई, बहुत सारी चीजें हुई। फिर 8 अगस्त को 90 पे मरकजी इजलास हुआ जिसमें फिर मैंने ये सारी बातें की कि ऑन एंड ऑफ। उस वक्त लाइन पर मैंने कहा ये एमक्यूएम खत्म कर दे भाई, ये तो एमक्यूएम 2000 जो हमारी लूट मार बदमाशी की इंतहा है वो उरूज पर है। इन बातों पर मुझे फिर राब्ता कमेटी में मैंने गालियां बकी। राब्ता कमेटी को लोग कहते हैं राब्ता कमेटी को गालियां बकी, भाई इन हरकतों पर राब्ता कमेटी को गालियां नहीं बकूंगा तो क्या फूल के गुलदस्ते पेश करूंगा। फिर मुझे राब्ता कमेटी में डाला गया 8 अगस्त को और 11 दिन जिम्मेदारों के नाम मैंने गाले। फिर मैंने कहा कौन पराडो प्रूफ गाड़ियों किनके पास है, इतना करोड़ों रुपए होगा, कुछ कुछ होगी, नए बच्चों को आगे आएंगे, ये सारी मैंने बातें की। तो मुझे 11 दिन के बाद मेरी कारकर्दगी को देखते हुए मुझे डिप्टी कन्वीनर बनाया गया। मैं फ्लाइट लेके नहीं आया भाई, मैं 30 साल एमक्यूएम का कारकुन रहा था 1986 से 2015 तक, तब जाकर मैं राब्ता कमेटी में आया। मैं 2 दफा सेक्टर इंचार्ज रहा, मैं दीगर सेक्टर के इलेक्शन सेलों में रहा। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि अचानक आ गए, अचानक नहीं आया क्योंकि उनको पता ही नहीं मेरे बारे में जो ये बात करते हैं। एनीवे साथियों, तो ये तो एक चीजें चलती रहेंगी, बाद वक्त के साथ साथ ये सारी चीजें मैं आपको बताता रहूंगा। कोई साथियों के सवाल आएंगे तो मैं उनके जवाब भी देता रहूंगा। उस दफा पिछली दफा जो मैंने वेबिनार किया था बहुत सारे लोग उसमें आए थे और मुझे कोई साथी लिंक पर कनेक्ट करके बताएं वीडियो कॉलिंग पे लिंक काम कर रहा है या नहीं, ताकि मैं फिर अगर नहीं है तो उस लिंक को ब्रेक करूं, दूसरा लिंक डालूं, मैं दूसरे लिंक पर मैं फिर आऊं, कुछ ऐसा करता हूं मैं। कोई साथी मुझे करके देखें, मैंने इसमें लिंक डाला हुआ है, क्या नाम है आपका, कमेंट के अंदर, कमेंट सेक्शन में जाके देखें।
मैंने दोबारा डाला है कमेंट सेक्शन में लिंक, आ गया होगा लिंक, आप देख लें, आप लोग जाके देख सकते हैं। एक साथी हैं, कह रहे हैं पार्टी रजिस्टर्ड है फारूक भाई के नाम पे, और कहते चलते रहे चलते रहे। क्योंकि बनाने वाले भाई ये आमिर खान को क्यों माफी दी, और जब माफी दी तो क्यों भाई ने कहा लाल किला ग्राउंड में कि नजर रखना इन लोगों पे, फिर अचानक हमारे लोगों, भाई ये अब बिल्कुल आपने जो सवाल किया है मैं आपको उसका जवाब देता हूँ भाई। देखें, मुसलमान कभी एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा मुझे टाइम दे तो मैं इनवाइट लिंक को दोबारा ब्रेक करता हूँ और दोबारा मैं इसको जनरेट करता हूँ। साथियों, ये नया नया तजुर्बा है, अभी साथी थोड़ा सीख रहे हैं, कुछ साथी इस पे वर्किंग कर रहे हैं, कुछ साथी देख रहे हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ये बेहतरी होगी इसमें चीज़ों में, तो देखते हैं। बहरहाल मैं दोबारा लिंक डालता हूँ, दोबारा मैंने इसको कॉपी किया है, मैं आपको दोबारा ये लिंक भेज रहा हूँ, देख लें आप लोग, इस लिंक पे क्लिक करके देखें, क्योंकि ये लाइव ब्रॉडकास्ट तो जारी है और लिंक आप कह रहे ओपन नहीं हो रहा है। मैं दोबारा ट्राई करता हूँ। एक मिनट साथियों दीजिएगा ज़रा, मैं आपको अभी ये
जी साथियों, सॉरी कमाल मलिक भाई नहीं आ पा रहे और मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या प्रॉब्लम आ रही है वहाँ पे। बहरहाल हम अपने सेशन को जारी रखते हैं, ज़्यादा 10-15 मिनट हम और इसको जारी रखेंगे इंशाल्लाह। जो साथी कोई सवाल करना चाहें तो करें, कोई चीज़ पूछना चाहें पूछें, क्योंकि मैं कोई नया टॉपिक छेड़ूंगा तो फिर वो लंबा चला जाएगा। जो बातें मैंने आपको बतानी थी वो यही थी कि एक एक करके राब्ता कमेटी के वो मुअत्तल अफराद जिनको इन्होंने निकाला है, मैं इनको लाइन पे लेके आता रहूँगा। कल इंशाल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में लाइनअप हैं इरम अजीम फारूक बाजी, और इंशाल्लाह उनसे भी कल बात होगी और इंशाल्लाह देखेंगे। उनके पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत बोलती रही हैं, उनका वीडियो लॉग आता रहा है, आप तमाम लोग देखते रहे हैं और वो राब्ता कमेटी की बहुत अंदर की बहुत सारी चीज़ों को जानती हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हम चीज़ों को मैनेज करेंगे, उनसे कुछ चीज़ें लेंगे, वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगी। अच्छा, ये कहते हैं कि जी फहद मुस्तफ़ा साहब, शाहिद भाई 2018 इलेक्शन में फारूक भाई 2 सीट्स पर इलेक्शन लड़े, इसके अलावा 15 के करीब लोग जो MNA और MPA की सीट्स पर इलेक्शन लड़े, ये सब फारूक भाई के साथ के थे। फिर आप लोग कहते हो राब्ता कमेटी गलत करती है। अच्छा फहद भाई, ये तो एक फार्मूला था जो आखिर में ये तय हुआ कि कहीं ये उठा पटक में हम बुरी तरह इलेक्शन हार ना जाएं, तो ये आखिरी में ये फार्मूला तय हुआ कि फारूक भाई ने भी ये सोचा, आप लोगों को याद होगा कि चांद रात पे फारूक भाई जो है वो चले गए थे, इसी बुनियाद पर गए थे कि चलो यार किसी तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं और मैनेज कर कर फिर हम किसी तरीके से इलेक्शन जीत जाएं, इलेक्शन निकाल लें, फिर उसके बाद बैठ के हम चीज़ों को करेंगे। अब बात सारी ये है कि देखें, लोग तो आपके तंग हो चुके थे, लोग तो बहुत तंग थे, लोग 2013 से तंग थे। मैंने 2015 में ये बोला था कि 2018 के इलेक्शन हम नहीं लड़ेंगे, हम अपनी MQM को सही करेंगे। उस वक्त तो 22 अगस्त भी नहीं हुई थी, उस वक्त सब कुछ था। देखिए, जब मैंने ये बात कही थी तो इसके पीछे कुछ बातें थी ना, हम लोगों में उठते बैठते हैं, हमें पता है कि लोग बहुत ज्यादा हमसे सख्त नाराज हैं। जिनके आप प्लॉटों पे कब्जे करें, जिनकी आप दुकानों पे कब्जे करें, जिनके आप घरों पे कब्जे करें, जिनको आप बुनियादी सहूलतें ना दें, जिनके घरों में फायरिंग करते फिरें, बिला जवाज हड़तालें करते फिरें, फिर आप उन लोगों से बोले हमें वोट दें। अब भाई, राब्ता कमेटी स्टूपिड हो सकती है, माजिर अवाम स्टूपिड नहीं हो सकती, समझे आप। ये वोट आपको इसलिए नहीं मिला, आपने हारना था। मैंने 2018 के इलेक्शन से पहले 1 महीना पहले, मेरी क्लिप मौजूद है समा पे, आप जाके देखें, मैंने ये बात कही 26 जून को समा के इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि कितनी सीटें MQM निकालेगी, मैंने कैटेगोरिकली कहा 4 सीटें निकालेगी, क्योंकि मुझे पता है ना MQM के 4 पावर हाउसेज हैं, मुझे पता है यहां से तो MQM जीत ही जाएगी। पहला औरंगी, MQM का पावर हाउस। दूसरा कोरंगी, MQM का पावर हाउस। तीसरा लियाकताबाद, MQM का पावर हाउस। लांडी कोरंगी को आप एक रखें, दूसरा पावर हाउस लांडी कोरंगी। पहला औरंगी कस्बा अलीगढ़, दूसरा लांडी कोरंगी, तीसरा लियाकताबाद और चौथा नई कराची, नॉर्थ कराची। ये MQM के 4 पावर हाउस हैं। अभी फारूक भाई ये बात अपने प्रोग्रामों में मुख्तलिफ जगहों पे फारूक भाई ने ये बात बोली है, बिल्कुल सही बात है। ये यहां से तो MQM ने जीतना ही था भाई, यही वजह थी कि मैंने कहा था 4 सीटें तो MQM चले निकाल लेगी। कहां MQM कराची की 17 सीटें निकालती थी, कहां MQM ने कराची की 4 सीटें निकाली। मैंने तो 1 महीने पहले बोला, मेरे भाई फाद मुस्तफा भाई, 1 महीना पहले बोला, मुझे पता था। मैं इलेक्शन वर्कर भी हूं भाई, मैं इलेक्शन की वर्किंग करता रहा हूं गुज़िश्ता 34 सालों से, 1986 से आज 2020, 34 ईयर्स मैं MQM में लेटर एंड स्पिरिट में काम करता हूं। जो लिखा, जो कहा, जो बोला, जो सुना, वो कहा, वो किया। जिन लोगों ने गलतियां की हैं वो अब अपनी गलतियां भुगत रहे हैं, वो अपनी गलतियों को सीधा करें नहीं करें उनकी मर्जी, अल्लाह मालिक है, देख लेते हैं। तो एनीवे, ये तो फाद मुस्तफा साहब आपका सवाल है। साकिब भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई, शायद आप और फारूक भाई अवाम में कारकुनान में तो बहुत मकबूल है, आपकी दयानतदारी की गवाही तो अवाम और कारकुनान देती है। गुलाम मुस्तफा भाई
आगे लाइन पर देखें, एक साथी लाइन पर आए हैं। अब मैं, कौन कह रहा है लिंक खराब है, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है गुलाम मुस्तफा भाई? अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। अपने माइक को देखें, आप माइक अनम्यूट करें। आपका माइक हेलो, म्यूट है, अगर आप उसको अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। हेलो जी, हेलो, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी हेलो, कैसे हैं आप भाई? जी कहाँ शाहिद से भाई, बात आपको कर रहे हैं? शाहिद भाई हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, हैदराबाद, वेरी गुड। कैसे हैं आप? ठीक हैं? आप कोई सवाल करना चाहेंगे? आप इस वक्त लाइव हैं, आपको तमाम साथी देख भी रहे हैं। इस वक्त साथियों की तादाद घट गई है, 60-70 से घटते शाहिद घटते भाई, वापस 28 पे आ गई है। लेकिन ये रिकॉर्डिंग चलेगी, 10-12 मिनट हम प्रोग्राम को और अभी जारी रखेंगे। तो आपकी ये रिकॉर्डिंग फिर लोग देखते हैं बाद में। तो जी जनाब, क्या कहना चाह रहे हैं? शाहिद भाई ये है कि जिस तरीके से एमकेएम को लूटा गया, तबाह किया गया है, बर्बाद किया गया है, तो इसके लिए अब हमें क्या कोशिशें करनी पड़ेंगी, आप ये थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, इसके लिए हमने कोशिशें जो हम ये कर रहे हैं, ये जो वर्किंग हमने शुरू की है, वेबिनार हमने किया ताकि लोगों को बताएं हम क्या कर रहे हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है गुलाम मुस्तफा भाई, हैदराबाद तो माशाल्लाह अपनी जगह खड़ा है, लेकिन वहां भी चंद लोग हैं जिन्होंने हैदराबाद को कचरा बना दिया है। आपके मेयर, डिप्टी मेयर वगैरह, और जो कुछ चेयरमैन है, अभी एक चेयरमैन साहब की वहां पर कोई पिटाई विटाई भी हुई है आपके हैदराबाद में। मेरे ख्याल में हारून सांभरी नाम था, ऐसे कुछ नाम था, मैंने वो सोशल मीडिया पे भी देखा है। यहाँ कराची में भी अक्सर चेयरमैनों वेयरमैनों की पिटाई वटाई होती रहती है, जो फंड खा जाते हैं, जो गटर का ढक्कन भी नहीं लगा सकते। तो देखें, होगा, सब कुछ सही हो जाएगा इंशाल्लाह। एक तो जिद्दोजहद है वो हम कर रहे हैं कि जो राब्ता कमेटी के मेंबरान है उन तक हम अपनी बात पहुंचा रहे हैं कि भाई आप लोग मिलकर पहले तो इस चीज का फैसला करें कि ये फारूक भाई को फ्रॉड के जरिए क्यों हटाया। अगर हटाना ही है तो चले राब्ता कमेटी बैठे, दोबारा एक प्रॉपर इजलास करते हैं। प्रॉपर इजलास में 2/3 मेजोरिटी से राब्ता कमेटी साबित करे कि फारूक सत्तार भाई को हटाया, क्योंकि राब्ता कमेटी को इख्तियार है कन्वीनर को हटाने का, लेकिन आप मेंबरशिप से तो हटा ही नहीं सकते किसी को। तो फारूक भाई शरीफ आदमी है, फारूक भाई ने केस अपना जो है वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते, तो इस वजह से फारूक भाई ने बहुत हल्का केस लड़ा के चलो हो जाएगा हो जाएगा। बीच में फारूक भाई ने इनको मौका भी दिया, लेकिन वो ये सब तमाम लोग शायद नहीं चाह रहे कि ये एमक्यूएम एक हो जाए, क्योंकि अगर एमक्यूएम एक हो जाएगी तो एमक्यूएम नेक हो जाएगी, और एमक्यूएम नेक हो जाएगी तो एमक्यूएम में एक एहतसाबी कमेटी बनेगी जो एमक्यूएम का आइन कहता है, और एहतसाबी कमेटी में हर कारकुन को यह हक हासिल होगा कि वो आकर किसी भी राब्ता कमेटी, एमएनए, एमपीए, चेयरमैन, काउंसलर और किसी भी जिम्मेदार के खिलाफ अपील करे, केस लेकर आए। वो केस एमक्यूएम की अकाउंटेबिलिटी कमेटी, जो कि एमक्यूएम का आइन कहता है, उसके मुताबिक चलेगा और उसका फैसला होगा, सजा और जजा का फैसला होगा। ये हम करेंगे अब, क्योंकि पहले एक किसे कहते हैं कि एक कमांड थी, उस वजह से बहुत सारे लोग ये चीजें करते थे और मजे उड़ाते थे, और उन तक जब तक बात पहुंचती थी, जब तक पानी बहुत सारा पुलों के नीचे से निकल जाता था। लेकिन अब चूंकि हम ग्राउंड पर मौजूद हैं और इंशाअल्लाह हम ये लूट मार का बाजार नहीं चलने देंगे। हमने करना क्या है, देखें एमक्यूएम सही कैसे होगी। अभी तो हम राब्ता कमेटी के साथ 20 राब्ता कमेटी के मेंबरान के साथ हम इंगेज हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राब्ता कमेटी के साथ करने वाले, जो आके मीडिया पर बोलेंगे, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 100 मोटो एक्शन लेगा, और हम रिटर्न में भी वहां भेजेंगे कि जनाब ऐसी कोई करारदाद पास नहीं हुई थी, उस वक्त हालात ऐसे थे, डर और खौफ और बदमाशी, गुंडागर्दी इन्होंने मचाई हुई थी, तो राब्ता कमेटी के मेंबरान चुप थे, उन्होंने कोई ऐसी करारदाद पे साइन नहीं की जिसमें कन्वीनर फारूक सत्तार भाई को हटाया जाएगा। ठीक है भाई, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद राब्ता कमेटी बैठेगी और फिर राब्ता कमेटी बड़े बड़े फैसले करेगी। सबसे पहला फैसला, मेयर, डिप्टी मेयर कराची, हैदराबाद समेत तमाम डिस्ट्रिक्ट मेयर, तमाम यूसीज के चेयरमैन जो करप्ट हैं, उन सबको हम एक
ऑर्डर के जरिए, राब्ता कमेटी की एक सर्कुलर के जरिए सस्पेंड करेंगे और आवाम से हाथ जोड़ के इनके करतूतों की माफी मांगेंगे और आवाम से कहेंगे कि हमने इनको सस्पेंड किया है और हम एक साफ सुथरे लोगों को जितना भी टेन्योर बाकी है हम लगाएंगे और हम खुद उतरेंगे, गली कूचों में जाके देखेंगे कि यूसी चेयरमैन हमारे क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन डबल केबिन गाड़ियां खरीदने के अलावा और क्या कर रहे हैं, बंगले खरीदने के अलावा और क्या कर रहे हैं। इंशाल्लाह अब ये काम करेंगे तब लोगों को पता चलेगा कि अब एमक्यूएम सही हो गई है। तो भाई इंशाल्लाह ये प्लान है हमारा, आप लोगों की दुआ चाहिए सबकी, और ये सब बातें करना छोड़ दें कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, हम सब मिलकर करेंगे। फारूक भाई को दोबारा हम सरबराह लेकर आएंगे क्योंकि फारूक भाई का एक साफ सुथरा चेहरा है, वही एमक्यूएम को चला सकते हैं। अदरवाइज अभी तक हमारी नजर में कोई तीसरे नंबर पे बंदा नहीं है जो एमक्यूएम को चला सकेगा। नंबर 2 थे फारूक भाई, नंबर 1 के बाद नंबर 2 मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, उनको हिम्मत दे, इस्तकामत दे। फारूक भाई जब तक मौजूद है हमारी उम्मीद की किरण बाकी है। इंशाल्लाह फारूक भाई को लेकर हम आएंगे और इंशाल्लाह इस एमक्यूएम को हम साफ करके धोकर झाड़ पहुंचकर साफ सुथरी एमक्यूएम लोगों को देंगे। ये इंशाल्लाह लोगों से वादा है मेरे भाई। बिल्कुल सर। जी जनाब। अभी पूरे शहर को, हैदराबाद को और कराची को, मीरपुर खास को इन्होंने बिल्कुल खंडर बना दिया है। अगर इनके पास कोई काम लेकर जाओ तो बोलते हैं इख्तियारात नहीं है हमारे पास। तो ये इख्तियारात का रोना रोते रहते हैं। तो अगर इख्तियारात नहीं है तो ये वजारत क्यों नहीं छोड़ दे, क्यों वजारत के ऊपर कब्जा कर बैठे हैं लोग? देखिए सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है गुलाम मुस्तफा भाई कि ये कहते हैं हमारा मैंडेट चुराया गया। देखिए इमरान खान भी 2013 के इलेक्शन में कहता था हमारा मैंडेट चुराया गया, तो वो मैंडेट चुराने वालों के पीछे लग गया। उसने धरना दिया, बदमाशी की, जो कुछ भी किया उसने बंद किया, कि पाकिस्तान टेलीविजन पर हमला किया, जो कुछ उसने किया दुनिया ने देखा। हमारे लोग भी कहते हैं हमारा मैंडेट चुराया गया, लेकिन जाके उनसे हाथ मिला के बैठ गए जिन्होंने मैंडेट चुराया, और उनके साथ आपने मिनिस्ट्रियां भी ले ली और अभी तक आपको ना फंड मिला है, लॉलीपॉप के अलावा कुछ भी नहीं मिला है। आज भी कराची का सर्कुलर रेलवे खंडर पड़ा हुआ है। आज भी कराची की जो आपका ग्रीन बस सर्विस का सिलसिला था वहां कोई काम नहीं हो रहा। वहां पर जो लगे हुए एलिवेटर हैं, जो वहां के एस्केलेटर हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक के आलात लगे हुए हैं, जो बस स्टॉप बने हुए हैं, मैं आज वहां से गुजरा हूं, मैंने देखा सत्यानाश हो गया। करोड़ों रुपयों की चीजें बर्बाद हो रही है, चलती रहती, मेंटेनेंस होती रहती तो चलती रहती। इलेक्ट्रॉनिक एक्सकेलेटर्स, एलिवेटर्स बर्बाद हो गए, टूट फूट का शिकार है, बारिश पानी मट्टी खा गई है। कौन है यार इस शहर का करने वाला? इस शहर को सिर्फ और सिर्फ इस शहर के लोग सही कर सकते हैं। पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की, चंद एमएनएस के अलावा तमाम गैर मकामी एमएनएस को वो लेकर आए, गलत किया बहुत। कराची का दर्द कराची के लोग जानते हैं। एक कराची के थे वो सदर बन गए, और सदारती निजाम तो इस मुल्क में है नहीं, पार्लिमानी निजाम है। एक कराची के थे वो गवर्नर बन गए, गवर्नर रूल तो इस सूबे में है ही नहीं, पार्लिमानी निजाम है। लो कर लो बात, क्या करेंगे आप? तो कराची के लोगों का कहीं कोई लेना देना नहीं है भाई। जी साकिब भाई क्या कह रहे हैं आप? मैं एक सवाल देखता हूँ, ये हमारे एक साथी हैं साकिब खान भाई। शाहिद भाई बल्दियात के बाद आप डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और मेयर कराची वसीम अख्तर को कहाँ देख रहे हैं? क्या ये लोग कराची में रहेंगे, रुकेंगे या भाग जाएंगे? मेयर वसीम अख्तर साहब तो खुद कह चुके हैं मैं या तो बाहर चला जाऊंगा या मैं अंदर चला जाऊंगा। वो तो उन्होंने खुद जवाब दे दिया है। तो उनकी टीम के साथ भी यही होगा, या तो लूट लाट के मौका मिला तो बाहर भाग जाएंगे, या पकड़े गए तो जेलों में चले जाएंगे। इंशाल्लाह इनका हाल बुरा होगा साकिब खान भाई। जी जनाब। जी गुलाम मुस्तफा भाई और कुछ कह रहे हैं आप? देखिए साथियों लिंक तो ओपन हो रहा है, मैं लिंक दोबारा दे रहा हूं। अगर कोई साथी आना चाहते हैं और वीडियो लाइन पर तो आए और सवाल करें, और बिल्कुल आए, क्योंकि लिंक पे आप आए हैं। आपने तो सिंपल लिंक क्लिक किया होगा तो आप आ गए, इसका मतलब हमारे सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और व्हाट्सएप से लिंक जरूरी नहीं है आप क्लिक करें, आप किसी भी ब्राउजर में कॉपी करके लिंक को एंटर कर दें। लिंक को कॉपी करें ब्राउजर में और एंटर कर दें तो आप मेरी कॉल पे आ जाएंगे, क्योंकि ये वेब बेस्ड प्रोग्राम है, ये फेसबुक बेस्ड नहीं है। फेसबुक पर और यूट्यूब पर ये ब्रॉडकास्ट हो रहा है, इसका आउटपुट दिया जा रहा है। जी साथियों, जी कुछ आप कह रहे हैं मुस्तफा भाई?
आप अभी वाहिद लाइव कॉलर हैं तो आप बात कर सकते हैं। बिल्कुल वही मैं बोल रहा हूँ शाहिद भाई, असल में इस शहर के तो इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क करा हुआ है। तो अब कुछ आवाम को भी सोचना चाहिए कि हमें आइंदा के लिए क्या लाएअमल तय करना है, कि हमें किस तरफ जाना है। और हैदराबाद के अंदर लियाकत कॉलोनी की आपकी हालत बताऊं कि 3-4 चेयरमैन है और यहाँ का जोनल इंचार्ज है, उसने पूरे इधर इलाके का मतलब कोई भी काम नहीं करवाया। सही है, बात सही है। ये तो मेयर डिप्टी मेयर को देखना चाहिए, आवाम को देखना चाहिए। आवाम उनका एहतसाब करें जाके, और आवाम जाके उनके दफातर का घेराव करें। क्यों आवाम खामोश बैठे हैं? आवाम जाएं, आवाम जाके पूछे, यूसी चेयरमैन बाहर निकले पकड़ ले, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बाहर निकले पकड़ ले, मेयर निकले पकड़ ले। किस बात का डर है भाई? काम नहीं करो तो भुगतो। फिर आप करें, इस पर वर्किंग हो सकती है, आप लोग करें। हमारे पास इख्तियार नहीं है ना। देखिए जो लोग बैठे हैं वो तो माल बना रहे हैं। एमक्यूएम एक कंपनी होती है ना, कंपनी का एक डिप्टी डायरेक्टर होता है, एक डायरेक्टर होता है, और कंपनी के लोग होते हैं, मैनेजर होते हैं। वर्कर जाए भाड़ में, मैनेजर वगैरह सब मिलकर कंपनी का पैसा लूट रहे होते हैं। कहां से पैसा आएगा, कहां से पैसा आएगा, कंपनी को कैसे फायदा पहुंचाना चाहिए, वो फायदा मैनेजमेंट को पहुंचा जाता है। वो फायदा मैनेजमेंट को पहुंच रहा है, और मैनेजमेंट कौन है? राब्ता कमेटी। क्योंकि राब्ता कमेटी में बड़ी तादाद इनके खिलाफ है, हमें पता है, हमारे राब्ते हैं सब लोगों से। बड़ी, मैं नाम किसी के नहीं ले रहा, अभी वक्त आएगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप वहां देखिएगा। राब्ता कमेटी में बहुत बड़ी तादाद इनके खिलाफ है, लेकिन वो कहते हैं कि यार अभी इनके मुंह कौन लगे। तो मुंह लगना तो पड़ेगा भाई, इनके साथ तो सत्यानाश इनका तो करना पड़ेगा भाई मेरे। तो इंशाल्लाह वो तो चीजें चल रही हैं अपनी जगह। बिल्कुल, ये पूरे असल में एमकेएम के ऊपर कब्जा कर बैठ गए लोग। इन्होंने अपनी जायदाद समझ ली है कि बस ये एमकेएम अब हमारी, ये कारकुनों की नहीं है। तो अब इसके लिए तो हमें जद्दोजहद करनी पड़ेगी ना, कारकुनों को ही निकलना पड़ेगा, जाहिर है कि कुछ ना कुछ एक्शन ले इसके लिए। जी बिल्कुल, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्यों नहीं, ये जरूरी है। कारकुनान को ही निकलना पड़ेगा। मैं तो बार बार ये बात कह रहा हूँ कि कारकुनान को निकलना पड़ेगा, कारकुनान को आगे आना पड़ेगा। अगर कारकुनान आगे नहीं आएंगे और कारकुनान भागदौड़ नहीं करेंगे, देखिए हमारा काम है, मैं आपसे वादा करता हूँ इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एमक्यूएम को राब्ता कमेटी की बाकायदा लीगल तरीके से वापस ले लेंगे, बहुत जल्द इंशाल्लाह। उसके बाद हम एक सिस्टम बनाएंगे, हमने एक सिस्टम बनाया है। ये सिस्टम हमने आपको जो है भेजा भी है, अपना जिसे कहते हैं कि जब मैंने फेसबुक पे ये वेबिनार शुरू किया था तो उससे पहले मैंने कहा था कि मैं आपको अपना एक सिस्टम भेज रहा हूँ, तो आप इस सिस्टम के जरिए कनेक्ट हो और इस सिस्टम को पढ़ें, इस सिस्टम को देखें। इस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा जो है वो ये है कि हमारे पास सिस्टम के अंदर कोई इलेक्टोरल कॉलेज नहीं है। हम इलेक्टोरल कॉलेजेस डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह। इलेक्टोरल कॉलेजेस डिफाइन करने के बाद इंशाल्लाह फिर ये हमारा जो सिस्टम है ये वर्क करेगा। वजह इसकी ये है कि जब तक इलेक्टोरल कॉलेजेस डिफाइन नहीं होंगे, कौन वोट डालेगा, किस पे वोट डालेगा, कोई ये बात पूछने वाला नहीं है। एक अपनी मर्जी के लोग लाके वोट डाल देंगे, ऐसी अंधाधुंध ये वोटिंग नहीं होगी मेरे भाई। इलेक्टोरल कॉलेज डिफाइन होगा पहले सतह पर, पहले मरहले में यूनिटों की सतह तक काम होगा, यूनिटों में वोटिंग होगी और हर यूनिट से तकरीबन कोई 6 जिम्मेदारान मुंतखब होंगे। जो हर यूनिट से यानी यूसी से 6 जिम्मेदारान मुंतखब होंगे, वो हमारा सेकंड इलेक्टोरल कॉलेज होगा जो कि ऑथेंटिक होगा। और उस इलेक्टोरल कॉलेज में मुंतखब नुमाइंदगान और जो भी नुमाइंदे हैं, यूसी के हैं, सेनेट के हैं, कौमी असेंबली के, सूबाई असेंबली के, प्लस वो ये सब एक वोटर लिस्ट बनेगी जो सेकंड मरहला होगा। और ये वोटर लिस्ट मिलकर राब्ता कमेटी को मुंतखब करेगी। अंधाधुंध नहीं होगा कि कौन किसको वोट डालेगा। तो साथियों, तकरीबन हमारा प्रोग्राम का टाइम तो बिल्कुल खत्म हो रहा है। मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगले प्रोग्राम में हमारे साथ जो हम कल करेंगे इंशाअल्लाह, तो उसमें हमारे साथ इरम अजीम फारूकी बाजी जो हैं वो मौजूद होंगी हमारे साथ इंशाअल्लाह। और हम उनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो सवाल जवाब आप लोगों ने करने हैं इंशाअल्लाह वो हम बाजी से पूछेंगे। बहुत सारी बातें इंशाअल्लाह हम बाजी से लेंगे और बहुत सारी चीज़ों पर हम इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाअल्लाह मैंने ये प्रोमो इसका बना दिया है, आपको नज़र आ रहा होगा, नीचे देखें आप साइड में, कल का प्रोग्राम का मैंने दिया है आपको मेरे स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। 21 जून रात 11 बजे साबिक मेंबर सूबाई असेंबली और एमक्यूएम की जो पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट था, पीआरडी की मेंबर भी थी ये। तो कल इरम अजीम फारूक बाजी से बात होगी इंशाल्लाह।
कुछ चीजें वो भी मंजर आम पे लेकर आएंगी। और हम लाइनर की तरफ से लिंक क्यों नहीं हो रहा, तो फिर इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते को फिर हम इंशाल्लाह कमाल भाई से को दोबारा लाइन अप करें और कमाल भाई के साथ फिर हम एक प्रोग्राम करें। ये प्रोग्राम में तशनगी रह गई कि कमाल भाई को आना था लेकिन कमाल भाई नहीं आ सके। तो बस साथियों, इंशाल्लाह अगर कोई साथी बात करना चाहते हैं, आप आखिरी बचे हैं तो मुझे बताएं। फारूक भाई की सरबराही में हमने ये कसम खाई है इंशाल्लाह कि एमक्यूएम को हम बचाएंगे। एक अजीम शान नजरिए की बुनियाद पर कायम होने वाली इस आलीशान पार्टी को इंशाल्लाह बचाएंगे, साफ सुथरा करेंगे और हम इसको लेकर आएंगे इंशाल्लाह। ये आप लोगों से वादा है। कल 11 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। ये प्रोग्राम हमारा लाइव गया, ये प्रोग्राम हमारा रिकॉर्ड हुआ। जिन लोगों ने देखा, जिन लोगों ने कमेंट किया, उन तमाम साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल आप अपनी तैयारी के साथ साथी आए। हर सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। जो सवाल आप उठाएंगे, आप लाइव कॉलिंग पे उठाएं, आप कमेंट में लिख कर उठाएं। इंशाल्लाह जो भी सवाल जवाब होगा इंशाल्लाह आप तमाम लोगों से उस पर बात। ठीक है साथियों, बहुत शुक्रिया। जिए महाजिर, हाफिज। जिए मुत्तहदा, पाकिस्तान ये पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। ठीक है मुस्तफ़ा भाई, हमारी ब्रॉडकास्ट खत्म हो गई है। जी अब हम लाइव बैठे हैं, हम बात कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बताएं कैसे हैं? अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। सब सेट चल रहा है माशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सुनाए, बस भाई हम तो लगे हुए हैं चीजों में। क्या करें, भाग दौड़ में लगे हुए हैं, चीजें कर रहे हैं। दुआ करें अल्लाह पाक माशाल्लाह। बेहतर कर दे चीजों को, अल्लाह पाक बिल्कुल बिल्कुल। मैनेज कर दे। असल तो में लिंक में काफी क्या कोई प्रॉब्लम आ साथी। रही थी, क्या हो रहा था? हाँ, वो ओपन नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने डायरेक्ट उसमें क्रोम में खोला है। हम्म। क्रोम में ही खुलता है ये, असल में नॉर्मली तो क्रोम में ही खुलना चाहिए। हाँ हाँ, वो जी। उस पर हो ही नहीं रहा था ना असल में। शायद भाई जब मैं अच्छा, कराची से आया था ना। हेलो। आप बैठे हैं अभी?
मम्मा आपने देखा आपका लाइव आ रहा है, क्या आ रहा है? बात करते हुए। किस चीज से? बंद हो गई आपकी वीडियो? हाँ, किस पे आ रहा है? मम्मा फेसबुक के लिए पे? भी चल रहा है आपका? मेरा तो कनेक्ट हुआ हुआ है इस पे, फेसबुक पे थोड़ी हुआ हुआ है। ब्रॉडकास्ट तो खत्म हो गई। आपको मेरी आवाज आ रही है माँ? अरे ये वो मम्मी कनेक्ट होगा, वो मेरा ही अकाउंट खुला हुआ होगा अकाउंट में। नहीं, मैं वॉच कर रही है लाइव। हाँ तो वो मेरा अकाउंट खुला हुआ है ना, ये अकाउंट कहीं कहीं और जगह भी खुल सकता है। ट्राई करो। ब्रॉडकास्ट तो एंड हो गई? नहीं हुई? अच्छा ठीक है, एंड ब्रॉडकास्ट कर देते हैं।